नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। जो तलवारें खिंची हुई दिखाई दे रही थी, ख़ास तौर से जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, उसमें। और ये तलवारें क्यों खिंची हुई दिखा रहा था नेशनल मीडिया? क्योंकि केशव मौर्य ने 14 जुलाई को एक ऐसा बयान दे दिया, जेपी नड्डा, बीएल संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, कि मीडिया उस बयान को ले उड़ा। और उस बयान का कुल मिलाकर के अर्थ यही निकाला गया कि जैसे संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। यानी एक खाई है। अब जब-जब इस तरह के नतीजे आते हैं, जैसे अभी 4 जून को आए थे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के, तब जिसकी गाड़ी पलट जाती है, उसे तो सब उल्लू बताने लगते हैं। अब वो गाड़ी पलटने का कारण चाहे जो रहा हो, लेकिन जो कूचवान होता है उसी को बेवकूफ़ बताया जाना जाना शुरू हो जाता है। कुछ वैसा ही हाल यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह की मेधा, परिश्रम, कहना चाहिए अथक परिश्रम करने के स्वामी हैं, जिस तरह की उनकी विचारधारा है, और जिन बेहद विपरीत हालातों में से निकाल कर के उत्तर प्रदेश को यहाँ तक लेकर के आए हैं, उसके बाद ये जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया ज़रा-सा कोई छींक दे, ज़रा-सा किसी को जुकाम हो जाए, तो योगी आदित्यनाथ नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। इस तरह की जो धारणाएँ बनाने की चेष्टा करता है, इसकी हवा कई बार निकल चुकी है और इस बार भी वही हुआ। जो ताज़ा सूचना मिल रही हैं, वो ये हैं कि क्लास लगी है केशव मौर्य की, दिल्ली में बुला कर के, जेपी नड्डा के यहाँ भी और दूसरे नेताओं की तरफ से भी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बुला कर के बातचीत करना, और जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल कमेटी की बैठक का होना, ये सब घटनाक्रम और ये सूचना आना कि फेरबदल तो होंगे, लेकिन सरकार में होंगे और संगठन में होंगे। योगी आदित्यनाथ को तो फुल पावर देने के स्पष्ट संकेत मिल गए हैं। तो सवाल ये है कि केशव मौर्य की क्या मंत्रिमंडल से छुट्टी होने जा रही है? ये तो तय है कि भूपेंद्र चौधरी जाएँगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का बुला कर के बात करना, फिर अमित शाह का मुलाकात करना, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, ये सब संकेत हैं कि वो जाएँगे। और संभवतः वो इसलिए भी जाएँगे कि जिस बिरादरी से आते हैं, जिस कम्युनिटी को बिलॉन्ग करते हैं, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें भी हरवा दी, जहां 2019 में वो जीती थी। तो हरियाणा के बाद अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जाट मतदाता हैं, उनसे भी अपना भरोसा एक तरीके से वापस लेने का फैसला कर लिया है। अब वो वोट देंगे, अच्छी बात है, पर भरोसा ऐसा लगता है कि जम नहीं रहा है। लेकिन मुद्दे और भी हैं, ये अकेला मुद्दा नहीं है भूपेंद्र चौधरी का। मुद्दे इससे कहीं बड़े हैं। एक तो यही मुद्दा है कि ये जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या इससे कोई सीख लेने को तैयार है अब भारतीय जनता पार्टी? और जिन कारणों की वजह से ये सब हुआ है, उन कारणों को समूल खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए के प्रति क्या गंभीर है? तो जो फैसला हुआ है, यानी ये जो हुआ कर रहे थे कई दिन से, इस तरफ ध्यान ना दे करके जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से भरोसा जताया गया है,
और जो लोग एक अविश्वास का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके जिस तरीके से कान उमेठे गए हैं, उससे तो सीधा संकेत है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही आगे उत्तर प्रदेश बढ़ेगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से आपके जाने पहचाने चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट, और उनसे जुड़कर के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका। तो वीरेंद्र जी, आपकी सूचना क्या है? लेटेस्ट सूचना क्या है? देखिए, जो कुछ भी आप अभी पिछले रविवार को जो राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी लखनऊ में, जिसमें जेपी नड्डा भी आए थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, और ये पहली बार था कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 3000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। ऐसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 3400-3500 लोग बुलाए गए। तो जो कुछ भी हो रहा है, मैं इसके लिए केवल बीजेपी की जो बहुत ही लचर संवाद शैली है, जो इनकी पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, केवल वो इसके लिए जिम्मेदार है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कि आपके खिलाफ विपक्ष ने ऐसा कपोल कल्पित एकदम गप सरासर झूठ आरोप लगाया कि साहब संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, और बीजेपी के लोग इस झूठ से लड़ नहीं पाए। कोई भी थोड़ा सा व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा, किसी भी जाति मजहब का होगा, वो ये समझ सकता है कि ये चीज असंभव है। आरक्षण जो है, ये आजादी, जो अगर SC/ST की बात करें तो ये आजादी के पहले से चल रहा है। और जो पिछड़े वर्ग का आरक्षण है, ये लंबे संघर्ष के बाद इसको लागू करने की घोषणा अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने की थी, और नवंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी संवैधानिक वैधता को अपहल किया था, सही ठहराया था। तो ये आउट ऑफ द ब्लू एकदम एकाएक हवा से जो है, जैसे जादूगर जो है वो जेब से कबूतर निकालता है और जनता भौचक्की रह जाती है। तो उसी तरीके से अब विपक्ष ने जेब से एक तो कहा साहब गया संविधान, गया आरक्षण, और लोगों ने मान लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसका असर यूपी में ही हुआ। और बीजेपी का जो नारा था, अब की बार 400 पार, उसने अपोजिशन के इस नैरेटिव को ताकत दी कि साहब देखो 400 पार मांग रहे हैं ताकि संविधान बदलेंगे। चलो, एक इतना बड़ा झटका खाने के बाद आप 2014 में आपका बहुमत था, 19 में बहुमत था, और 2024 में कोई कारण नहीं था कि आपको इस पर बहुमत मिले और सीटें आपकी 315-320 तो होती, लेकिन आपको झटका लगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं बीजेपी है, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अब और राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मीडिया में छाए रहने के लिए और खुद दिल्ली के इशारे पर केशव मौर्य ने ये बयान दिया कि संगठन सरकार से ऊंचा है। बस तुरंत जो है, जो हमारे मीडिया ने एक बाइनरी बना ली, कबड्डी का पाला बना लिया कि देखो जो है मौर्य जो है योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कहीं भी किसी भी आधार पर कभी भी योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की स्थिति में इस जीवन में तो नहीं आ सकते। आगे की मैं नहीं कह सकता। जो व्यक्ति अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाता, वो योगी जी को चैलेंज करेगा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता हैं, और जो लोग उनके व्यक्तित्व को कम करके आंकना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं, वो योगी जी की जाति खोज जाते हैं। और योगी जी के जो लोग वास्तव में घबराते हैं, उन्हीं को जो है योगी जी की जाति बहुत प्रिय है। अब ताजा उदाहरण देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी राज्यकारिणी की बैठक के तुरंत बाद 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी। लगातार वो सबसे मिल रहे हैं, और उसके पहले से वो हर मंडल के विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वर्तमान सांसद हैं, भूतपूर्व सांसद हैं, सबसे मिल रहे हैं योगी जी। ये सिलसिला चल रहा है कम से कम 10 दिन से। योगी जी ने एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 3 मंत्रियों की टीम बनाई। 10 विधानसभा क्षेत्रों में 30 मंत्री हैं, और इन 30 मंत्रियों में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और केशव मौर्य डिप्टी सीएम शामिल नहीं है। और तुरंत और ये टीवी में खबर चलने लगी कि साहब दोनों मुख्यमंत्री, एक कह रहा है
कि मुख्यमंत्री दोनों को बुलाया नहीं, दूसरा कह रहा है कि दोनों आए नहीं। मुख्यमंत्री ने इन दोनों को इस कमेटी में इसलिए नहीं रखा है कि आप हमारे समकक्ष हैं, हम आप लखनऊ से बैठ करके संचालन करेंगे और बाकी जो हमारे कनिष्ठ सहयोगी हैं वो जाकर के चुनाव क्षेत्र में रहेंगे। इससे ज्यादा उचित और इससे ज्यादा संतुलित फैसला क्या हो सकता था। तो ये बकायदा और ये बकायदा कुछ लोग दिल्ली में बैठे हुए लोग ये अभियान यहाँ चला रहे हैं और केवल अफवाह चल रही है। थोड़े बहुत यूट्यूबर चला रहे हैं और एक आध टीवी चैनल चला रहे हैं। बाकी ये खबरों का कभी कोई सर पैर था ही नहीं कि योगी जी को हटाया जाएगा या किसी को नया लाया जाएगा। और ये संगठन में परिवर्तन होगा, सरकार में परिवर्तन होगा, ये सारा का सारा टेलीविजन क्रिएशन है और यूट्यूबर क्रिएशन है। सरकार में, संगठन में, बीजेपी नेतृत्व में इस तरह की कोई बात नहीं है। एक खबर चला रहा था कि साहब वो भी भूपेंद्र चौधरी से प्राइम मिनिस्टर की 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात हुई। अब यूपी का चुनाव निकल चुका है, प्राइम मिनिस्टर के सामने तात्कालिक जो सबसे बड़ा काम है वो 23 जुलाई को बजट पेश होना है। प्राइम मिनिस्टर की टॉप प्रायोरिटीज में बजट होगी या यूपी के बीजेपी का अध्यक्ष होगा? अब ये खबर चल रही है और बाकी सोशल मीडिया पे भी चल रही है। तो यूपी और लेकिन हमें एक बात ये पड़ताल करनी चाहिए कि बीजेपी में लोकसभा चुनाव के बाद ये उथल पुथल क्यों मची है। ये उथल पुथल इसलिए मची है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी में जब कोई निर्णय होता है तो एक तो ये एक शुरू से नैरेटिव बनाया गया है कि नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, सारे निर्णय वो करते हैं। लेकिन जिसको सामान्य बुद्धि भी भारतीय राजनीति के बारे में है तो उसको ये मालूम है कि 140 करोड़ की आबादी के देश में, इतने डाइवर्स, इतने विविध, इतने जटिल देश में क्या ये संभव है कि सारे निर्णय एक आदमी करे? किसी भी निर्णय प्रक्रिया में हजारों लोग जुड़ते हैं तब जाकर के आम राय बनती है, तब निर्णय होता है। और यही भाजपा में भी होता है, यही आरएसएस में भी होता है। एक व्यक्ति कभी निर्णय कर ही नहीं सकता। सामूहिक नेतृत्व होने की वजह से फायदा ये होता है कि हर जगह से इनपुट आ जाता है और कोई भी गलती होने की संभावना नगण्य हो जाती है। तो एक तो ये कहा जाना कि ये सब जो है कि तानाशाही के फैसले हो रहे हैं। तो जब आपका मत भिन्नता होना और लगातार चर्चा चलते रहना, उसको ये कहना कि ये गुटबाजी है और ये जो है और फलाना हट रहा है, फलाना जा रहा है, ये केवल मीडिया क्रिएशन है। समस्या ये है कि अगर अब इस समय जो कुछ भी यूपी जो देश में चुनाव हुआ उसकी सारा ताना बाना, सारी रणनीति, सब कुछ तय किया गया दिल्ली में। तो जब सारे कैंडिडेट दिल्ली में तय हुए, कैंपेन स्ट्रेटजी दिल्ली में तय हुई, कैंपेन मटेरियल दिल्ली में तय हुआ, कैंपेन की धार दिल्ली में तय हुई, लेकिन अगर चुनाव आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए तो यूपी के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो गए। कैसे भाई? गारंटी मोदी जी की है और अगर मोदी की गारंटी डिलीवर नहीं हुई तो जिम्मेदारी योगी जी की हो गई। ये कौन सा तर्क है भाई? क्या योगी जी ने कहा था कि बार बार पीएम कहें ये मोदी की गारंटी है, अब की बार 400 पार? योगी जी ने कहा था ये 3 दर्जन कैंडिडेट बदलिए, अगर नहीं बदलेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। योगी जी की बात 100% सही साबित हुई कि नहीं हुई? तो ये सब जो केवल अब ये हो रहा है, ये सारा जो उठापटक आप देख रहे हैं, ये केवल जो है ये मामले को लीपापोती की जा रही है कि भाई कोई जो है केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार नहीं है। जैसे कांग्रेस में होता है कि अगर चुनाव में सफलता मिल गई तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अगर चुनाव हार गए तो खड़गे जिम्मेदार। तो वही कुछ बीजेपी में भी हो रहा है। अब किसी तरीके से ये एक फायर वॉलिंग हो रही है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की कि भाई कि अगर हमारा बहुमत नहीं आया तो इसके लिए केवल मोदी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी जिम्मेदार है। ये केवल फायर वॉलिंग हो रही है, ये केवल पेशबंदी की जा रही है कि भाई अभी सवाल ना उठे। और जब तक यूपी विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो जाता, यूपी की विधानसभा की 10 सीटों का, अगर हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के लिए सकारात्मक हुए तो आप देखेंगे यूपी में सारा जो इस समय उधम मचा हुआ है ये सब अपने आप शांत हो जाएगा। यूपी की विधानसभा की 10 सीटों में 4 या 5 बीजेपी की थी। अगर बीजेपी अपनी सीटें जीत लेती है और 2 या 3 सीटें अगर वो जीत लेती है समाजवादी पार्टी की, तो फिर भी कोई समस्या नहीं रहेगी।
तो जब तक ये समस्या बनी रहेगी, ये चुनाव तय नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है ये आपको ये अटकलबाजी, अफवाहें, और ये जा रहा है, वो आ रहा है, और उसका कद छोटा हो रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, ये चलता रहेगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक क्षेत्रीय पार्टियों का शासन रहा है, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, जहां एक ही व्यक्ति हाईकमांड होता है, दूसरा वहां होता ही नहीं है। कांग्रेस में भी परिवार है, और कांग्रेस को सत्ता से बाहर हुए आज 36 साल हो गए, 89 में गई थी, तो 35 साल हो गए, तो लोगों को अब कांग्रेस याद नहीं है। भारत की मीडियन एज 29 ईयर्स है, तो अब आजकल के यूथ को पता ही नहीं कभी कांग्रेस भी यहाँ थी। तो अब लोगों ने, ये लोग पहली बार देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो संगठन है, सरकार है, और तमाम बिंदुओं पे चर्चा होती है, तमाम स्तर चर्चा होती है। नेशनल पार्टी में हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की होती है, वहां कभी भी एक स्तर पे फैसला होता ही नहीं है। और जिन लोगों को आज कुछ बहुत नया होता हुआ लग रहा है, उनको ये मैं बता दूं, 1997 में बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी 6-6 महीने के लिए। बीजेपी ने 6 महीने सरकार को चलाया बीएसपी की, लेकिन बीएसपी ने कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद समर्थन वापस ले लिया। फिर बीजेपी ने कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बागियों के समर्थन से सरकार चलाई। उस समय भी कल्याण सिंह का और अटल बिहारी वाजपेयी का मतभेद और तनाव चरम सीमा पे थे। अंततः कल्याण सिंह को जाना पड़ा, उसके बाद रामप्रकाश गुप्ता आए, उसके बाद राजनाथ सिंह आए, और फिर 2002 में बीजेपी सत्ता से बाहर चली गई, और 7 में भी हारी, 12 में भी हारी, उसके बाद 17 में इनको जो है बहुमत मिला। तो राष्ट्रीय पार्टी में इतने बड़े देश में इसको जो है आर्मी की छावनी की तरीके से, या किसी प्राथमिक स्कूल की पाठशाला की तरीके से राष्ट्रीय पार्टी को भारत में नहीं चलाया जा सकता। कांग्रेस में इतने परिवारवाद होने के बावजूद भी कांग्रेस को अब कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में अपनी पार्टी की सरकारों को, विधायकों को, सांसदों को संभालने में और अनुशासन में रखने में बहुत नाको-चने चबाने पड़ते हैं। आपको मालूम है राजस्थान में राजेश पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कितना तलवारें खिंची हुई थी, और राजस्थान के एमएलए हरियाणा के जो है होटलों में, रिजॉर्ट में बैठे हुए थे। तो ये सब चलता है, और ये सब एक आवश्यक पॉलिटिकल प्रोसेस है। भारत की राजनीति ऐसे ही चली है, ऐसे ही चलेगी। और लोगों को अगर थोड़ा सा इतिहास याद कर लें, जितनी अनुशासित तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से काम कर रही है केंद्र में, राज्यों में, ऐसा ऐसा तो अटल बिहारी वाजपेयी के युग में भी नहीं हुआ था। और इनको, और लोगों को याद होना चाहिए 1996 में, 95 में, जब केशव भाई पटेल वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, तो बीजेपी के सांसदों को एक बार को जो है जहाज में भर के ले गए थे खजुराहो, और वहां पे और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी के थे, उन्होंने बगावत की थी, और बाद में शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। और जो लोग खजुराहो गए थे उन्हें कहा गया था खजूरिया, और जो लोग बीजेपी के साथ थे उन्हें कहा गया था हुजूरिया। ये आपको याद होगा कहानी, ये खजूरिया हजूरिया की। तो हमारे यहाँ राजनीतिक उठापटक, और अभी हम देख चुके हैं कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ, और ये अभी कर्नाटक में क्या हुआ, या अभी पिछले हफ्ते बंबई में, महाराष्ट्र में जब विधान परिषद के चुनाव हुए, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने सारे एमएलए को रखा था 5 स्टार होटल में, और शरद पवार ने भी अपने सारे एमएलए को 5 स्टार होटल में रखा था, शायद बीजेपी ने भी रखा था। ये वहां का तो किस्सा ही अलग है साहब। अभी हाँ विधान परिषद के चुनाव हुए, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। और मुंबई में 3 अलग-अलग होटलों में, बल्कि 4 तो अलग-अलग होटलों में सबके। यूपी में जो बीजेपी 70 सीटें की सबकी जीतने की आशा थी, और मुख्यमंत्री कह चुके हैं राज्य कार्यकारिणी की बैठक में, हम अति विश्वास के कारण हारे। तो अगर जब इतना बड़ा झटका लगा है, और केंद्र में आपको बहुमत नहीं मिला है, और बहुमत ना मिलने की वजह सबसे बड़ी आपकी यूपी की हार है, तो उसके बाद क्या पार्टी में भूचाल नहीं आएगा? क्या उसके बाद पार्टी में उठापटक नहीं होगी? क्या उसके बाद पार्टी का कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछेगा, भैया ये क्या हुआ? तो ये सब जो आज आप देख रहे हैं, ये केवल एक आवश्यक जो एक भूचाल है, आवश्यक उठापटक है। ये होगी, ये होके रहेगी, और इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्या इससे सारे विवाद हल होंगे। आपका क्या मानना है कि चूंकि जो अपेक्षित थे वैसे रिजल्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आए, बल्कि आधी सीटें घट गई,
और जब ये चर्चाएं चल निकली कि अमित शाह ने कुछ ऐसे लोगों को पैराशूट के जरिए उतार दिया जिन पर योगी आदित्यनाथ की नाइत्तेफाकी थी। इनमें कृपा शंकर सिंह से लेकर के तमाम लोगों के नाम गिनाए जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमित शाह को लगा कि मेरे ऊपर ये मामले आएंगे, इससे पहले है कि कुछ लोगों को जो है, कुछ बछड़ों को पीछे से टिटकारी मार करके और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक मोर्चा खुलवा दिया जाए। क्या ये सब ब्लेम गेम चल रहा है? आपने सारी बात कह दी, आपने कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं। अब यही हो रहा है कि किसी तरीके से योगी को घेरो और अपना जिम्मेदारी बचो। आपने कृपा शंकर सिंह का नाम लिया। 2008 नवंबर में, जिसको 26/11 कहते हैं, जब पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर तैयबा ने बॉम्बे के ताज होटल में अटैक किया, 60 से अधिक लोग उसमें मारे गए। उसके बाद यही कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में था और ये मध्य प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के साथ घूमता था और ये आरएसएस को हिंदू आतंकवादी कहता था। और उस घटना के 2 दिन के अंदर जो है, वहां के एक वहां डीजीपी थे, एस एम मुशरिफ, या एस एम मुशरिफ साहब, उनकी किताब आ गई तुरंत। और उसका और मतलब इस घटना के 2 दिन के अंदर, और उस किताब का विमोचन दिग्विजय सिंह ने किया। और उस समय बीजेपी कृपा शंकर को बोलती थी कि ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, ये आईएसआई का एजेंट है। ऐसा क्या हो गया ये आपके 2008 से 24-16 साल में कि वो एकदम से हिंदू राष्ट्रवादी हो गया? और उसको आपने लाके टिकट दे दिया जौनपुर से। और बहुजन समाज पार्टी का जो वहां पे जो श्याम सिंह यादव जो एमपी इलेक्ट हुआ था पार्लियामेंट के लिए लोकसभा से 2019 में, वो 1 साल बाद ही सपा के साथ चला गया था और वो मन वचन कर्म से बसपा से अलग हो गया था। बहन जी ने उसको टिकट ना देने का मन बना लिया था। बीजेपी के दबाव में बहुजन समाज पार्टी ने श्याम सिंह यादव को जौनपुर से टिकट दिया कि ये आदमी यादव वोट बंटवाएगा। और उसके बाद जो गाजीपुर से सपा का एमपी है अफजाल अंसारी ने ये बयान दिया था कि बीजेपी इतनी ज्यादा हताश हो गई है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी जोड़ तोड़ कर सकती है। और देखिए, इन्होंने टिकट दिलवा दिया श्याम सिंह यादव को। और वहां पे बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि रहने वाला बांदा का है, बुंदेलखंड का, और वो 800-1000 किलोमीटर दूर जाकर जौनपुर से लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। और इसके लिए जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं। कैसे भाई? क्या तर्क है ये? क्या क्या कृपा शंकर सिंह को टिकट देने में क्या योगी जी से पूछा गया था? उन्होंने तो कम से कम 3 दर्जन लोगों के टिकट काटने की बात कही थी। वो कहा था इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो अगर ये खड़े, अगर इनको टिकट मिलेगा तो पार्टी की जीत बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक मुझसे बहुत बड़े अधिकारी ने कहा कि बीजेपी के चुनाव के कैंडिडेट के घोषणा के पहले तक बीजेपी की मेरे मंडल में लहर चल रही थी, और जैसे ही ये टिकट अनाउंस हुए, सारे कार्यकर्ता जो है घर बैठ गए और सब बहुत नाराज हो गए, गाली देने लगे, और बीजेपी वहां सारी सीटें हार गई। तो ये सब जो हुआ है, तो ये हाईकमान कल्चर जो कांग्रेस वाला है, जिसको बोलते लैंप पोस्ट इलेक्शन, कि जिसको हम अगर हमने उसको अगर मान्यता दे दी तो बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। तो बीजेपी के हाईकमान का जो ये जो घमंड भरा जो अहंकार था, जो ये भ्रम था उनका, यूपी ने उस भ्रम को तोड़ दिया है। मेरा तो मानना है कि ये बीजेपी को समय रहते एक सबक मिला है, और इससे सबक लेना चाहिए, इससे सीखना चाहिए, अपनी गलतियों को मानना चाहिए, और मैंडेट को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए, और आने वाले चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। और अगर बीजेपी को ये झटका नहीं लगता तो ये तय था कि 2027 में ये पार्टी सत्ता में वापस नहीं आ रही है। अभी ये झटका लग गया है, तो कम से कम अभी इनको अवसर मिला है कि 27 के विधानसभा के चुनाव के पहले ये अपने घर को दुरुस्त करें, अपनी कमियों को दूर करें, और अपनी गलतियों को माने, और फिर से काम करें। और ये हाईकमांड वाला जो अहंकार कांग्रेस का है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने का, उससे दूर रहे तो इनका भला ही होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है वीरेंद्र जी। 2 बयान मैं केशव मौर्य के दर्शकों को दिखाता हूं। पहला बयान ये: संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, मेरा का मतलब क्या है? कार्यकर्ता ही गौरव है। इस बयान का क्या मतलब था, थोड़ा सा इसको डिकोड करिए
और अब एक इनका दूसरा बयान आज आया है। ये कह रहे हैं जी देखा मैं। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। अभी ऊपर वाले बयान में कह रहे थे कि संगठन सरकार से बड़ा है। कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। ये जो नाटक नौटंकी केशव प्रसाद मौर्य ने खेली, ये क्यों खेली और अब सुर क्यों बदल रहे हैं? पहला बयान तो अपने आप में स्पष्ट है कि वो बयान किसके इशारे पे दिया जा रहा है। भाई आप क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं या यूपी के मुख्यमंत्री हैं जो आप बता रहे हैं कि मेरा दर्द है? मेरा क्या या होता है? कार्य या कार्यकर्ताओं का दर्द योगी आदित्यनाथ का दर्द नहीं है? हाँ, अब ये आप केवल जो है ये बैकडोर से आप ये जता रहे हैं कि बस मैं आने वाला हूं अब, या तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं अध्यक्ष बनूंगा। तो केशव मौर्य से के पीछे कौन है? केशव मौर्य दिल्ली क्यों बुलाए गए थे? कोई तो है जो उन्हें ताकत दे रहा है सब। तो इसलिए ये जब तक मैंने आपसे कहा, जब तक यूपी विधानसभा की 10 सीटों का चुनाव नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से उठापटक आपको चलती मिलेगी, ये ऐसे ही रहेगी। और मेरा मानना है कि अब जो है ये अटल जी अडवाणी जी का युग नहीं है। और नरेंद्र मोदी भी बहुत मंजे हुए, बहुत ही अनुभवी नेता हैं, उन्होंने देख लिया है। और आज जो खबर आई है आपने देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर उनको केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया, आज उनको नीति आयोग का मेंबर बनाया है, जो बहुत बड़ी पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। और सभी दलों के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एमपी का जो एग्रीकल्चर का जो टर्न अराउंड हुआ है, आज एमपी का गेहूं का प्रोडक्शन कहीं आगे है पंजाब हरियाणा के दोनों को मिला करके, या यूपी में भी है। पर तो शिवराज सिंह की क्षमता को लोग मैं जानते हैं। आपसे जी तो जी ये जी चीजें अभी मैं समय लगेगा, महीना 2 महीना, लेकिन हल हो जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये अखिलेश यादव क्यों उछल रहे थे पिछले 2-3 दिन से? ये किस तरह के बयान देने शुरू कर दिए थे इन्होंने? दिन पर दिन कमजोर होती भाजपा में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। भाजपा खेमों में बट गई है। भाजपा के एक नेता महोदय अपने ही शीर्ष नेतृत्व के दिए नारे को नकार रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब कोई मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो उछल कूद कर रहे हैं वो बैठा दिए जाएंगे। कोई कह रहा है संगठन सरकार से बड़ा है, तो कोई सहयोगी दल हार का कारण दिल्ली लखनऊ के नेतृत्व के ऊपर डाल रहा है, कोई वीडियो बना करके बयान दे रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है। फिर एक और इनका ट्वीट आता है कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, वही काम अब वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। एक और ट्वीट देखिए साहब, भाजपा सरकार ने उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस व लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित किया। इसे पूरी तरह निरस्त होना चाहिए। अखिलेश यादव के ये बयान, ये जो उछल कूद है, ये क्या शो करती है? देखिए, अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के बजाय इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अब वो यूपी असेंबली के सदस्य नहीं रहे, अब वो विधायक नहीं रहे, उनका नेता विपक्ष से इस्तीफा हो गया है। तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नेता विपक्ष कौन बना के किसको बनाए। चाचा को तो बनाएंगे नहीं, शिवपाल यादव को। इस समय समाजवादी पार्टी में फिर से वही जो है 2017 16-17 वाला जो परिवार का युद्ध था वो फिर शुरू हो गया है। कौन नेता विपक्ष बनेगा? जहां तक वो नेता विपक्ष के हैं, उनको ऐतिहासिक सफलता मिली है, उनको 37 सीटें मिली हैं, उनको उनको इतराने का, उनको घमंड में रहने का इस समय पूरा अवसर है, मौका है।
मौका है, दस्तूर है, नज़ाकत है, पूरी चीज़ है, पूरा आधार है, वो खूब इसका लाभ उठाएँ। तो ये जो उनके ट्वीट हैं, ये केवल इसी चीज़ का उदाहरण है और सबूत है कि मौका मिलने पर जो है अब उनको पूरा जो मिला है सरकार पे हमला करने का, वो हमला कर रहे हैं। लेकिन एक ज़िम्मेदार नेता के तरीके से उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उनको ऐसी बातें करनी चाहिए जो लंबे समय तक वो निर्वाह कर सकें। शायद ये ऐसी बातें वो 6 महीने बाद ना बोल पाएँ। तो ये जो वो बोल रहे हैं और वैसे मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद जितना गैर जिम्मेदार बयानबाजी उन्होंने की है और जिस तरीके से उन्होंने जब लास्ट ईयर अडानी के ऊपर अमेरिकन फर्म हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी और उन्होंने जिस तरीके से अमेरिकन डीप स्टेट का साथ दिया और यहाँ तक मांग कर डाली कि LIC के MD को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, इन्होंने अडानी को लोन दिया है और आज जो है अडानी ने सारे भारतीय बैंकों का लोन चुका दिया है। अब वो उन्होंने तय किया कि हम भारतीय के बैंक से लोन लेंगे ही नहीं, हम लोन सब लेंगे विदेशी बैंकों से। अभी चुनाव में एक केवल भारत के चुनाव में षड्यंत्र के तहत जिसको बार-बार कहा गया है विदेशी हस्तक्षेप, लंदन के एक अखबार में खबर छपी कि साहब जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि जिन लोगों ने हमारी वैक्सीन लगवाई है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है। इसको ले उड़े अखिलेश जी और ये इलेक्शन कैंपेन में बोलने लगे कि साहब बताइए सरकार हर उस व्यक्ति का ECG फ्री कराए जिसने वैक्सीन लगवाई है। तो इन्होंने बाकायदे जनता के बीच में जो है भ्रम पैदा करने के लिए, डर पैदा करने का काम किया। पहले फेज में जो अडानी अंबानी का लोन माफ किया गया था वो 4 लाख करोड़ था और 7वें फेज में आते आते वो 40 लाख करोड़ हो गया और जब अंबानी के बेटे की शादी हुई तो वहां पे लाल टोपी उतार के वहां पे जो है दावत खाने पहुंच गए और पिछले महीने तक गाली दे रहे थे कि इसने जो है कि अडानी का लोन माफ हो गया, अडानी ने पूरे देश को खरीद लिया, भारत सरकार ने अडानी को बेच दिया। लेकिन ये सारे नेता ये आपके इंडी अलायंस के जो अडानी अंबानी को गाली बकते थे वो सब वहां पे जो है दावत खाने पहुंचे हुए थे और टोपी किसी के सर पे नहीं थी। तो ये जो उनका बयान जो आप दिखा रहे हैं, जो उनके ट्वीट हैं, ये तो स्वाभाविक है। अगर उनको लगता है कि जो हमारा प्रमुख शत्रु है, जो हमारा प्रमुख विरोधी है, वो इस समय कुछ संकटों से घिरा हुआ है, तो उसके विरोधी होने के नाते उनको अवसर मिला है कि वो उसका भरपूर लाभ उठाएं, वो लाभ उठा रहे हैं। इसमें कौन सी बहुत बात है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े थैंक यू सर। और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।